So students, we started P block elements. Okay. और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पी ब्लॉक में वी हैव टू डू ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 इन डिटेल इन 10+1 और 10+2 में हम रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स करेंगे. ओके. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स टुडे. एंड ग्रुप नंबर 13 आर आल्सो कॉल्ड एज द बोरोन फैमिली, क्योंकि बोरोन इज द हेड ना, दैट्स व्हाई. इन ग्रुप नंबर 13, एज यू नो, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, सिर्फ ग्रुप नंबर 13 में नहीं, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. ओके. बोरोन इज अ टिपिकली नॉन मेटल, एल्यूमिनियम इज a metal but show many chemical similarities to the boron, and gallium, indium, thallium and nihonium are almost exclusively metallic in nature. मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर आ रहा है. ये नॉन मेटल है, ये आप सॉरी, हाँ, ये मेटलॉइड है, ये मेटल है, और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है. गॉट इट. ठीक. बोरोन इज फेयरली रेयर एलिमेंट, mainly occur as orthoboric acid H3BO3, borax Na2B4O7 10H2O, and kernite, that is Na2B4O7.4H2O. मतलब बोरोन मेजरली नेचर में वैसे रेयर एलिमेंट है ये, बट नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, या तो ऑर्थोबोरिक एसिड में, या बोरेक्स की फॉर्म में, या कर्नाइट की फॉर्म में. इनके स्ट्रक्चर भी अभी डिस्कस करेंगे आगे. ओके. The abundance of boron in the earth crust is less than 0.0001% by mass. There are two isotopic forms of boron: boron with mass number 10, boron with mass number 11. 10 is having 19% in abundance and 11 is having 81% abundance. Okay. Aluminium is the most abundant metal. उसके बाद अब एल्यूमिनियम की नीचे वाले मेंबर की बात कर रहे हैं. ये है ना बाल गंगाधर, इंडियन, तिलक, यही था ना वो निमोनिक. तो अब हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं. एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. ओके. बाय एरिया एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, यू नो वेरी वेल. ओके. और अर्थ क्रस्ट में ये थर्ड नंबर पे आता है. वैसे टोटल अर्थ में ये मोस्ट अबंडेंट है, वैसे अर्थ क्रस्ट में इसकी अबंडेंस जो है वो थर्ड नंबर पे है, क्योंकि पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है. बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट. क्रायोलाइट का फॉर्मूला ये होता है, बॉक्साइट का फॉर्मूला ये होता है. ओके. आर इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ द एल्यूमिनियम. मिनरल्स किनको बोलते हैं, जिनसे आप आगे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो. ओके. क्लियर. और जैसे मैंने बोला था कि आपको ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरक्स का स्ट्रक्चर मैं आगे बताऊंगा, तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑर्थोबोरिक एसिड का, H3BO3, इसका स्ट्रक्चर ये है. ओके. और बोरेक्स का स्ट्रक्चर ये होता है. हालांकि बोरेक्स का फॉर्मूला लिखने में ऐसा लगता है Na2B4O7.10H2O. ठीक. हमें लगता है 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे, बट एक्चुअल में इसमें 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. इनमें से 2 वाटर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होते हैं. ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर वाटर मौजूद हैं, ये वाले हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में. ओके. ये दोनों, ये वाला और ये वाला जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है ऐसे, और डेटिव बॉन्ड बना रहा है बोरोन के साथ यहाँ पे. ठीक. क्लियर. तो 10 में से एक्चुअल में इसमें 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं. तो वो कभी भी मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह बिहेव नहीं करते, वो तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर ही है ना. इनमें से उनमें से सिर्फ 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. ओके. ये इसका स्ट्रक्चर है बोरेक्स का. 2 बोरोन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, जिनके साथ 2 हाइड्रोक्साइड आयन जुड़े हैं. ओके. लाइक दिस, ये हाइड्रोक्साइड आयन जुड़े हुए हैं ना इनके साथ. ये हाइड्रोक्साइड आयन है और ये वाला भी हाइड्रोक्साइड आयन है, जो डेटिव बॉन्ड बना रहा है बोरोन के साथ. ठीक. तो वो वाले बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और जो बोरोन सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहे हैं उनकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लाइक दिस, जैसे इसमें और इसमें. ओके. चलो इसको स्ट्रक्चर को ट्राई करना आप लोग. अब आगे बढ़ते हैं. ओके. और जो ये जो नया, जो सबसे नीचे बॉटम पे है, ये निहोनियम, ये अभी रिसेंटली ही डिस्कवर हुआ है, ये वाला ग्रुप 13 का मेंबर.
निहोनियम इज सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड, ये सिंथेटिकली बनाया जाता है, ओके, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। Here atomic, physical and chemical properties of elements of this group leaving निहोनियम are discussed below। तो इसलिए निहोनियम की अभी इतनी डिस्कशन, मतलब इसकी अभी इतनी स्टडी हुई ही नहीं है, और ऊपर से ये है अभी सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, ठीक है, ये खुद बनाया गया है, बना बनाया नहीं मिलता हमें नेचर से, ओके, और होता भी रेडियो एक्टिव है, तो इसलिए इसकी अभी स्टडी हुई नहीं है प्रॉपर, तो इसलिए इसकी स्टडी नहीं करेंगे। बाकी मैं ग्रुप 13 में जो बाकी एलिमेंट्स हैं और बाकी जो ट्रेंड चलते हैं डाउन द ग्रुप आने पे और जो जो एक्सेप्शन है उनकी डिस्कशन अब करेंगे हम। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 13 की क्या है? NS2 NP1। A close look at the electronic configuration suggests that while boron and aluminium have noble gas core, gallium and indium have noble gas plus 10 d electrons, and thallium has noble gas plus 14 f electrons and plus 10 d electron as core। जैसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखी जाए, ये रही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बोरोन के केस में कोर में सिर्फ हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है और बाहर आउटर मोस्ट शेल। एल्यूमिनियम में कोर में नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है और आउटर मोस्ट शेल में एस और पी फील्ड है। गैलियम के केस में कोर में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और साथ में डी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, 3d में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट में 4s और 4p। इंडियम के केस में भी ऐसा ही है, कोर में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्लस 4d इलेक्ट्रॉन, और थैलियम के केस में भी कोर में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और साथ में f और d इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, ओके। मतलब कोर में हल्का हल्का चेंज आ रहा है। बोरोन और एल्यूमिनियम के केस में तो कोर में सिर्फ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, गैलियम के केस में साथ में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्लस डी इलेक्ट्रॉन, इंडियम के केस में नोबल गैस प्लस डी इलेक्ट्रॉन, और थैलियम में नोबल गैस एफ और डी इलेक्ट्रॉन, ओके। दिस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर affect the other properties and consequently the chemistry of all elements of this group, ठीक है। इस कोर में जो चेंज की वजह से क्या होता है, आपके पास यहाँ पे एक्सेप्शंस आएंगी कई सारी, ओके। जनरल ट्रेंड से कई सारी एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम पे मूव करोगे और इंडियम से थैलियम की तरफ मूव करोगे, तो आपको कई सारी एक्सेप्शंस देखने को मिल जाएंगी, ओके। अब एटॉमिक रेडियई देखते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियई में क्या ट्रेंड है। वैसे तो आपको पता है एटॉमिक रेडियई का ट्रेंड क्या होता है, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटॉमिक रेडियई जो है वो इंक्रीज करता है ना, जनरल ट्रेंड तो यही कहता है, बट इसमें आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर ईच सक्सेसिव मेंबर one extra shell of electron is added and therefore atomic radius is expected to increase. A deviation can be seen in case of group number 13. Atomic radius of gallium is less than the aluminium। ये जो गैलियम है ना, इसका एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से छोटा होता है। Why so? This can be understood from the variation in the inner core of the electronic configuration. The presence of additional 10d electrons offer only poor shielding effect for the outer electrons from the increased nuclear charge in the gallium. Consequently, the atomic radius of the gallium is less than that of the aluminium. एल्यूमिनियम के केस में इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन थे, गैलियम के केस में 31 प्रोटॉन है, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, बट ये जो बड़े इलेक्ट्रॉन है उनमें से 10 इलेक्ट्रॉन डी में ऐड हुए जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो इनर इलेक्ट्रॉन्स का, तो होता क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पुल बहुत ज्यादा लगती है, और जब जब ज्यादा लगती है पुल, ये उससे क्या होता है, उससे आपके आउटर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज्यादा पुल अगर लगेगी तो आपका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए जब एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ मूव करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो शेल के अकॉर्डिंग आने की बजाय न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग आ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये रीजन है, ये जो एक्सेप्शन आई उसका रीजन ये है, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिमिलरली आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में भी आपको ऐसा डेविएशन देखने को मिलेगी। Ionization enthalpy value as expected from general trend do not decrease smoothly down the group.
ओके, वैसे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है। बट इसके केस में स्मूथली नहीं, डाउन द ग्रुप स्मूथली ऑपरेट नहीं करेगी। द डिक्रीज फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, जब आप, जैसे इसका क्या था, इसके दोबारा लिख लेते हैं, ये जब आप बोरोन टू एल्यूमिनियम आते हो तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है बोरोन से, फिर तो वैल्यू डिक्रीज करती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज। बट जैसे आपको पता है एल्यूमिनियम से गैलियम आने पे गैलियम का साइज छोटा है एज कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम, तो होता क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाती है। द ऑब्जर्व्ड डिसकंटिन्यूटी इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम एंड ऑल्सो बिटवीन इंडियम एंड थैलियम, यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलती है, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, एंड ये एक्सेप्शन क्यों देखने को मिल रही है, ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव लो स्क्रीनिंग इफेक्ट, और स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, टू कंपनसेट द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। इस वजह से आपको यहाँ पे जनरल ट्रेंड में दो एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं। ओके, उसके बाद जैसे कि आपको पता है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ns2np1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो सेकंड को निकालने के लिए लगती है उसको बोलते हैं सेकंड, जो थर्ड को निकालने के लिए लगती है उसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वो तो हमें पता ही है कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाईएस्ट होगी और फर्स्ट की वैल्यू लोएस्ट होगी। द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर एक्सपेक्टेड लाइक दिस, the sum of the first three ionization enthalpies for each of the element is very very high। ठीक है, जितने भी आपके पास ये ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं इन सभी के लिए इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसमें आपको एक्सेप्शंस मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, जनरल ट्रेंड तो यही कहता है, बट देखो एल्यूमिनियम से गैलियम पे आने पे क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। और सिमिलरली जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है, सॉरी डिक्रीज करती है, बट यहाँ पे देखो बोरोन से एल्यूमिनियम जाने पे तो डिक्रीज करी है, एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाने पे मतलब डिक्रीज चाहे ना करी हो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, देखो है ना। सिमिलरली इंडियम से थैलियम पे जाने पे भी क्या हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, क्लियर, मतलब एक तो डिक्रीज नहीं हुई, ऑलमोस्ट इंक्रीज, उल्टा चाहे ऑलमोस्ट सेम रह रही है या कह लो वो थोड़ी सी बढ़ी जा रही है, ये जनरल ट्रेंड से ऑपोजिट गया ना ये पॉइंट। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी ऐसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होनी चाहिए, बट बोरोन और एल्यूमिनियम में तो जनरल ट्रेंड ओबे होता है, बट उसके बाद जनरल ट्रेंड ओबे ही नहीं होता। एल्यूमिनियम और गैलियम में से गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और गैलियम और इंडियम में से इंडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इंडियम और थैलियम में से थैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने मार्किंग कर रखी है, सो दैट आप ये चीजें दिमाग में रख लो, एक्सेप्शंस दिमाग में रखनी होती हैं और साथ में उसका लॉजिक। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो डन। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। बोरोन इज नॉन मेटेलिक इन नेचर, आपका बोरोन जो है वो मेटलॉइड है, बट मेटलॉइड में भी वो ज्यादा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को ओबे करता है। इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड। इट एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म, बोरोन की कई सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, बोरोन हैज an unusually high melting point. Rest of the members are soft metals with low melting point and high electrical conductivity. बोरोन के अलावा जो बाकी एलिमेंट हैं वो सारे है ही मेटल हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इनका जो है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये सॉफ्ट होते हैं। गैलियम विच इज unusually low melting point 303 Kelvin could exist in liquid state during summer, क्योंकि टेम्परेचर समर में आपको पता ही है हाई हो ही जाता है। Its boiling point is 2676 Kelvin. बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है गैलियम का, बॉयल इजिली नहीं होता। मेक इट यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर्स में आपका मरकरी के बजाय गैलियम यूज किया जा सकता है।
डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरोन टू थैलियम। बोरोन से लेके थैलियम तक डेंसिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पे। ओके, ये जनरल ट्रेंड ही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे आपके एटम का साइज और मास बढ़ता है, बट मास ज्यादा बढ़ता है एज कंपैरिजन टू साइज, जिसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास ज्यादा बढ़ता है, वॉल्यूम थोड़ा कम बढ़ता है, हालांकि बढ़ता है। ओके, तो ओवरऑल ये रेशियो बढ़ती है, मतलब डेंसिटी बढ़ती है। गॉट इट। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़नी थी वो डन हो गई हैं। अब आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। जैसे आपको पता है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है। एक बार दोबारा बना दूंगा मेंबर सारे, ये है। तो इसलिए जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आप देखते हो कि बोरोन जो है वो +3 फॉर्म बनाता है। हालांकि ये +3 फॉर्म इजीली नहीं बनाता, क्योंकि बोरोन बहुत छोटा होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने बहुत मुश्किल है। तो यूजुअली ये अपने कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। एल्यूमिनियम +3 बड़े आराम से बना लेता है। गैलियम भी +3 बना लेता है। इंडियम जो है +3 के और +1 ज्यादा प्रेफर करता है। थैलियम +1 ही प्रेफर करता है, +3 बनाता ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? कल मैंने आपको बताया था क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसकी वजह से। ओके, small size of boron, due to small size of boron, the sum of its first 3 ionization enthalpies is very high. This prevent it to form +3 ions and forces it to form only covalent compound. इसलिए बोरोन covalent compound बनाना पसंद करता है, क्योंकि इसका +3 आयन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। Aluminium considerably decreases and is therefore able to form aluminium +3 ion. जो फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो एल्यूमिनियम के लिए थोड़ी लो है एज कंपैरिजन टू बोरोन, तो इसलिए एल्यूमिनियम अपना एल्यूमिनियम +3 आयन बना लेता है। इन फैक्ट एल्यूमिनियम इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इनमें से आपका एल्यूमिनियम इज द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्यूमिनियम ही है। However, down the group, due to poor shielding effect of intervening d and f orbitals, intervening मतलब जो inner shells में आ रहे हैं, आउटर शेल्स में नहीं, इनर शेल्स में जो आ रहे हैं डी और एफ के ऑर्बिटल्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज hold ns electrons tightly and responsible for the inert pair effect and thereby restricting their participation in bonding, और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक रहे हैं उनको। As a result of this, only p orbital electron may be involved in the bonding. In fact, गैलियम इंडियम थैलियम, ये नीचे वाले, बोथ +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ऑब्जर्व्ड, इनके लिए बोथ +1 एंड +3 ऑब्जर्व की जाती हैं। द relative stability of +1 oxidation state progressively increases from heavier elements, for heavier elements, not from, for heavier element, मतलब थैलियम के केस में मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जा रहे हो, गैलियम की +1 इतनी स्टेबल नहीं होती, इंडियम की +1 स्टेट उससे ज्यादा स्टेबल होती है, और थैलियम की तो +1 स्टेट ही स्टेबल होती है, +3 बनाता ही नहीं है। तो ये ऑर्डर है आपका, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम का ये ऑर्डर है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का। इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रिडोमिनेंट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मेन होती है थैलियम के केस में। तो whereas the +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर, मतलब अगर आपका थैलियम +3 स्टेट में है तो वो +3 स्टेट में स्टेबल ही नहीं है, तो वो हमेशा रहेगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसा करूं थैलियम +1 बना लूं, मतलब ये खुद रिड्यूस होना चाहता है। ओके, इट वांट टू गेट रिड्यूस, तो जिससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जो भी ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकालेगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि थैलियम अपनी +3 स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ओके, द कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनर्जी कंसिडरेशन एंड आर मोर आयनिक देन दोज इन दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आपका मेटल हो, जैसे अगर मैं बात करूं लेट अस से गैलियम के केस में, गैलियम +3 और +1 दोनों बना लेता है ना, तो गैलियम का +3 वाला क्लोराइड मान लो GaCl3 है और +1 वाला GaCl है, तो इन दोनों में से आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, इसका कि इसका?
इसका। क्यों? क्योंकि इसके केस में जो गैलियम +3 आयन की फॉर्म में बन रहा है उसकी पोलराइजेशन पावर हाई होगी, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन जो है वो ज्यादा पोलराइज हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल जो ये क्लोराइड्स हैं वो क्या करेंगे, उनका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे लास्ट लाइन में ये बोला है कि कंपाउंड जिनमें +1 ऑक्सीजन स्टेट में है आपका एलिमेंट, वो ज्यादा आयनिक नेचर के होते हैं एज कंपैरिजन टू +3 ऑक्सीजन स्टेट के। शर्त ये है कि आप दोनों एक ही मेटल, दोनों एक में +3 वाले फॉर्म में हो आपका वो वाला एलिमेंट, और दूसरे में +1 वाली फॉर्म में हो जिसको कंपेयर कर रहे हो। इन ट्राइवेलेंट स्टेट, ट्राइवेलेंट मतलब जिसमें 3 अपने बॉन्ड बना रहा होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स विल ओनली बी 6। जैसे बोरोन अगर अपने 3 बॉन्ड बना भी ले बाय यूजिंग इट्स 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो होता क्या है, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है? नहीं, बोरोन के अराउंड फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन ही बन रहे हैं। तो मतलब ये जो सेंट्रल एटम है ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। Such electron deficient molecules have tendency to accept a pair of electron to achieve stable electronic configuration, thus behave as a Lewis acid। तो इस ग्रुप नंबर 13 के जितने भी कंपाउंड बनेंगे जिनमें जो इनका सेंट्रल एटम है वो अपने मैक्सिमम बॉन्ड बना चुका होगा, मैक्सिमम मतलब 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी ये जो मेटल है अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसकी वजह से ये लुईस एसिड का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अमोनिया जो है वो बोरोन को लोन पेयर डोनेट करके ये डेटिव बॉन्ड बना रहा है बोरोन के साथ। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये एज अ लुईस एसिड एक्ट कर रहा है और ये एज अ लुईस बेस एक्ट कर रहा है। ओके, द टेंडेंसी टू बिहेव एज अ लुईस एसिड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज। मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे अगर मैं बात करूं क्लोराइड्स की, तो BeCl3 ये बढ़िया लुईस एसिड है। अगर AlCl3 की बात करूं तो ये थोड़ा सा कम टेंडेंसी है इसकी एज अ लुईस एसिड बिहेव करने की। उसके बाद GaCl3, उसके बाद InCl3। तो डाउन द ग्रुप लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करता है। ओके, क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि इनका जो सेंट्रल एटम है इनकी लोन पेयर लेने की एबिलिटी कम होती जाती है। ओके, the tendency to behave as a Lewis acid decreases with the increase in the size down the group। BaCl3 easily accept a lone pair of electron to form from ammonia to form BCl3 dot NH3। ये एक कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है जिसमें अमोनिया बोरोन के साथ थ्रू डेटिव बॉन्ड जुड़ा होता है लाइक दिस। ओके, और स्ट्रक्चर कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और जो AlCl3 होता है, AlCl3 इवन डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में AlCl3 को ऐसे एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, ऐसे, है ना, क्लियर। बट होता क्या है, दो, जैसे ये एक AlCl3 है, ये एक वाला है, ये दूसरा AlCl3 है। ठीक, तो इसका क्लोरीन आपको पता है, क्लोरीन के अराउंड 3 लोन पेयर होंगे, है ना, और इस क्लोरीन के अराउंड भी 3 लोन पेयर होंगे। तो होता क्या है, ये जो फर्स्ट वाला AlCl3 है इसका क्लोरीन जो है वो इस एल्यूमिनियम के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और ये जो सेकेंड वाला AlCl3 है इसका ये वाला क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के साथ डेटिव बॉन्ड बना दे रहा है। क्यों बना दे रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसे हम एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ये डायमर की फॉर्म में, इसीलिए AlCl3 जो है वो डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब AlCl3 Al2Cl6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायमर बनाने का रीजन यही है, क्योंकि ये आपस में डेटिव बॉन्ड बना लेते हैं थ्रू क्लोरीन, जिससे ये दोनों एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाती है। गॉट इट? ओके, तो उसके बाद जो मेन पॉइंट है ये प्रॉब्लम नंबर 11.1, ये वाली प्रॉब्लम नंबर में क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल E0 एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम बनना इज नेगेटिव -1.66 वोल्ट, और थैलियम +3 से थैलियम +1 बनना इज हैविंग पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम +3 से जीरो स्टेट में नहीं आता। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है।
उल्टा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम प्लस 3 में जाने का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, रिड्यूस होना पसंद नहीं करता। वेयर एज अगर थैलियम की बात करें, वो प्लस 3 से प्लस 1 जब आ रहा है तो उसका पॉजिटिव पोटेंशियल है। मतलब थैलियम जो है वो प्लस 3 में के बजाय प्लस 1 स्टेट को ज्यादा पसंद करता है। वो हमने बताया था ना क्यों करता है ज्यादा पसंद, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे हाईएस्ट है। ओके, तो इसलिए इसका पॉजिटिव है। प्रेडिक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ M+3 आयन इन सॉल्यूशन एंड कंपेयर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द टू मेटल्स। तो ये बताओ कि इन दोनों में से किसका +3 आयन सॉल्यूशन में बनेगा। ओके, और उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को भी कंपेयर करो। तो इसका आंसर देख लेते हैं अब। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज फॉर two half cell reactions suggested that aluminium has tendency to make aluminium +3 ion। क्योंकि एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम जाने की पोटेंशियल नेगेटिव थी, मतलब एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 आने की पोटेंशियल पॉजिटिव है, क्योंकि आपने साइन ही चेंज करना होता है। ओके, इसलिए ये सजेस्ट कर रहा है कि एल्यूमिनियम +3 आयंस जो है वो बड़े इजीली बन जाएंगे। वेयर एज थैलियम +3 आयन इज नॉट ओनली अनस्टेबल इन दी सॉल्यूशन बट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थैलियम +3 आयन की फॉर्म में रहता ही नहीं है, उल्टा ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके, जिससे लेता है सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस होकर थैलियम +1 में बन जाता है। दस थैलियम +1 इज मोर स्टेबल इन सॉल्यूशन देन थैलियम +3 आयन। इसकी जो E0 वैल्यूज है वो भी यही सजेस्ट कर रही हैं। एल्यूमिनियम बीइंग एबल टू फॉर्म +3 आयंस इजीली इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन थैलियम। एल्यूमिनियम जो कि +3 आयन बड़े आराम से बना लेता है, उसी वजह से आप कह सकते हो कि एल्यूमिनियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द थैलियम। ओके, और हमने बोला भी था कि इनफैक्ट ग्रुप नंबर 13 में अगर सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें वो एल्यूमिनियम ही है, क्योंकि उसके बाद डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। एल्यूमिनियम ही एक ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोवेस्ट है इन दिस ग्रुप, चाहे टेबल से वैल्यू देख लो। अगर मैं बात करूं कहाँ पे रखा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, वो भी लोएस्ट है एल्यूमिनियम के लिए। ओके, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो भी एल्यूमिनियम की ही लोएस्ट है, क्योंकि बोरोन से एल्यूमिनियम तक तो जनरल ट्रेंड फॉलो होता है, बाद में एक्सेप्शंस आनी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो इट मींस एल्यूमिनियम के लिए ही ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लोएस्ट है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लोएस्ट है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करना सबसे ज्यादा पसंद करता है। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने का मतलब भी यही होता है इनडायरेक्ट वे में। ओके, चलो उसके बाद अब आ रहे हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर में, एयर के टुवर्ड रिएक्टिविटी में। बोरोन जो है वो अनरिएक्टिव होता है, एयर के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता, स्पेशली अपनी सॉलिड फॉर्म में। ओके, जब वो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। एल्यूमिनियम जो है, आपको एल्यूमिनियम का तो पता ही है, घरों में एल्यूमिनियम वगैरह के दरवाजे यूज होते हैं। ठीक, एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाता है बट अपनी सरफेस पे वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, जिससे उसके अंदर वाला जो एल्यूमिनियम है वो फर्दर रिएक्ट होने से बच जाता है। वेयर एज अगर क्रिस्टलाइन बोरोन या एल्यूमिनियम की बात छोड़ दें और हम एमोर्फस बोरोन और एल्यूमिनियम की बात करें, एमोर्फस मतलब पाउडर्ड फॉर्म में, अभी तक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हालांकि एमोर्फस और डिटेल में बताया जा सकता है, बट अभी सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लो, एमोर्फस मतलब पाउडर्ड फॉर्म में। अगर एमोर्फस बोरोन या एल्यूमिनियम लें, वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ऑन हीटिंग इन एयर विल फॉर्म बोरोन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली, और ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके नाइट्राइड बना लेंगे। ठीक है, नाइट्राइड के केस में नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और आपका जो मेटल होगा उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक, जैसे यहाँ पे ये +3 और ऑक्सीजन -2 स्टेट में, तभी तो फॉर्मूला ये बना E2O3। यहाँ पे E इज द एलिमेंट। ओके, उसके बाद अगर ऑक्साइड्स के नेचर की बात करें तो बोरोन ट्राइऑक्साइड, जैसे मैंने बोला बोरोन नॉन मेटल, मतलब वैसे तो ये मेटलॉइड है बट ज्यादा प्रॉपर्टी ये नॉन मेटल की मैच के साथ मैच करवाता है अपनी, तो इसलिए जो इसको इसके ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। वेयर एज बाकी ऑक्साइड की अगर बात करें, जैसे मैंने ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन है, यही है ना, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, है ना, ऐसे याद करा हुआ ना हमने।
तो इसका ऑक्साइड हो गया एसिडिक नेचर का, क्योंकि ये नॉन मेटल को ज्यादा फॉलो करता है, नीचे सारे मेटल ही हैं। तो एल्यूमिनियम और गैलियम इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के, ना एसिड ना बेस, ठीक है। और इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, बोरोन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, रिएक्ट विद बेसिक ऑक्साइड फॉर्मिंग मेटल बोरेट्स। एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक and those of indium and thallium are basic in their properties. Okay, उसके बाद है reactivity toward acid and alkalis. बोरोन does not react with acid and alkalis even at moderate temperature, क्योंकि बोरोन inert होता है कुछ हद तक, but aluminium dissolve in mineral acid and aqueous alkalis and thus show amphoteric character. एल्यूमिनियम जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जा रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जा रहा है, हमें पता ही है। जैसे एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और एल्यूमिनियम बेसिस के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ओके, हालांकि 10th में हम इस रिएक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते थे। कैसे लिखते थे 10th में? एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव सोडियम एल्यूमिनेट, ओके, एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, यही रिएक्शन लिखते थे ना यहाँ पे, बट यहाँ पे तो सोडियम एल्यूमिनेट के बजाय कुछ और ही लिख रखा है, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, क्योंकि ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है ये वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करके ये बना लेता है। ओके, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। और ये रिएक्शन कहाँ पे यूज होती थी? ये रिएक्शन होती है यूज ड्रेनेक्स में। ड्रेनेक्स, ड्रेनेक्स क्या होता है? ड्रेन क्लीनर। जो रसोई में मान लो कई बार ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पे ड्रेनेक्स यूज किया जाता है। मतलब मोटा मोटी कहने की बात ये है कि एल्यूमिनियम जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, बेसिस के साथ भी सॉल्ट और हाइड्रोजन का बना रहा है, तो इट मींस एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का रिएक्शन शो करवा रहा है ना। ओके, हाँ, एल्यूमिनियम जो है एक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, या कह लो कि एक एसिड के साथ उतना विग्रसली रिएक्ट नहीं करता। वो कौन है? वो है नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो होता क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट जब करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। ओके, और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसकी लेयर आपको पता ही है, अंदर वाले अगर एक बार लेयर बन गई तो अंदर वाला जो एल्यूमिनियम है वो फर्दर रिएक्ट नहीं होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन। इसका तो आपको पता ही है, अगर हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करेगा आपका ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट तो क्या बनाएगा? हैलाइड बनाएगा, ट्राई हैलाइड। ओके, मोनोहलाइड भी बना सकता है। ओके, जैसे थैलियम है, थैलियम कभी भी अपना ट्राई आयोडाइड बनाता ही नहीं है, ये मोनो आयोडाइड ही बनाता है, क्योंकि थैलियम एक तो वैसे ही +3 बनाना पसंद नहीं करता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और आयोडीन जो है, जो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई है ही नहीं, वो तो वैसे ही थैलियम को +3 स्टेट में ले जा ही नहीं सकता, इसलिए थैलियम का ट्राई आयोडाइड नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद एक प्रॉब्लम है आपके पास एनसीईआरटी में, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम, white fumes appear around the bottle of anhydrous aluminum chloride। anhydrous aluminum chloride मतलब AlCl3 का अगर आपके पास सॉल्यूशन पड़ा हो, अगर आप उसका ढक्कन खोल दोगे बॉटल का तो आप देखोगे उसके अराउंड व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो एयर के मॉइस्चर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और HCl गैस बनाएगा। और जो HCl गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्योर फॉर्म में, पता है? ओके, वो बात अलग है, इसका सोल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl जो बनेगा वो व्हाइट फ्यूम्स की फॉर्म में होगा, आपको इसके फ्यूम्स दिख रहे होते हैं, वो जो व्हाइट फ्यूम्स अपेयर हो रहे हैं ना एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के बॉटल के अराउंड, वो किसके हैं? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं। ओके, उसके बाद है इंपॉर्टेंट ट्रेंड एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। ठीक है, बोरोन की जैसे मैंने आपको हर पहले भी बोला हुआ बड़ी बार कि हर ग्रुप का पहला मेंबर अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से थोड़ा डिफरेंट ही चलेगा, और बोरोन ग्रुप नंबर 13 का पहला मेंबर है तो इसने तो चलना ही है ऑपोजिट, है ना। चलो, the trichloride, bromide and iodide of all these elements being covalent in nature are hydrolyzed in water। ठीक, ग्रुप नंबर 13 के जो ट्राइक्लोराइड्स हैं, मतलब ट्राइक्लोराइड का मतलब आप समझ ही गए होगे, MCl3, MBr3, Mi3,
ट्राइक्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हैं, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स बीइंग कोवलेंट इन नेचर। क्यों कोवलेंट नेचर के? क्योंकि मेटल प्लस 3 फॉर्म में है, तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स रूल के कारण जो है, जो इनके बीच में बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट कोवलेंट नेचर का है। तो कोवलेंट नेचर के होने की वजह से इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है इन वाटर। जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो मेटल प्लस 3 आयन लिबरेट होता है, वो या तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर में, ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट याद रखने वाला है। ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस के बाद आपके पास जो मेटल प्लस 3 आयन बनता है वो या तो अपनी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो हेक्साहाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन दी सॉल्यूशन। ओके, वेयर एज बोरोन के ट्राइक्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो कुछ हद तक स्टेबल होते हैं इन दी एक्वस मीडियम। ओके, उसके बाद अगर मोनोमेरिक ट्राइहलाइड्स की बात करें, जैसे BCl3, BF3, ठीक है, इनमें आपको पता ही है कि चाहे AlCl3 की भी बात कर लो, इनमें आपको पता ही है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी उस वो 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसलिए मोनो ट्राइक्लोराइड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, लाइक दिस। ओके, सिमिलरली जो AlCl3 है उसका आपने अभी हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया कि वो डायमराइज कर जाता है ऐसे। ओके, बट अगर वो मोनोमेरिक फॉर्म में होगा, मतलब सिंगल इंडिविजुअल फॉर्म में होगा ऐसे, AlCl Cl Cl, तो उसमें क्या होगा, ये एज अ लुईस एसिड एक्ट कर ही जाएगा, है ना। मोस्ट ऑफ द अदर मेटल हैलाइड्स आर डायमराइज्ड थ्रू हैलोजन ब्रिजिंग, जैसे इसमें हैलोजन ब्रिजिंग हुई है ये। ओके, द मेटल स्पीसीज completes its octet by accepting electron from the halogen in these हैलोजन ब्रिजिंग मॉलिक्यूल। ये जो ब्रिजिंग में आ रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके ये अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि यार बोरोन क्यों नहीं ऐसा कर पाता? बोरोन भी तो कर ही सकता है, बोरोन भी डायब्रोमाइड की ऐसे एग्जिस्ट कर दे B2F6 की फॉर्म में। एक्चुअल में बोरोन का जो मॉलिक्यूल है वो है ही बड़ा छोटा, नॉट मॉलिक्यूल, बोरोन का एटम। बोरोन का एटम बहुत छोटा है, वो 3 फ्लोरीन को बड़ा मसे अटैच कर रहा होता है, तो चौथा फ्लोरीन कहाँ से अपने साथ अटैच करवा ले? इसको ऐसे समझो, ये छोटा सा बोरोन है, इसके अराउंड 1 2 3, ये 3 फ्लोरीन है, चौथा फ्लोरीन कहाँ से इसको डायरेक्ट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। ओके, तो इसलिए इसके केस में डायमराइजेशन कम होती है, चांसेस कम है, तो इसलिए ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है बोरोन इज अनस्टेबल, बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 नेगेटिव आयन। BF6 नेगेटिव आयन बोरोन नहीं बनाता, क्यों? इसकी एक्सप्लेनेशन हमने कल भी करी थी। कल कहाँ करी थी? कल पे चलते हैं, यहाँ पे, जिसमें हमने बताया था कि बोरोन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी कोवलेंसी मैक्सिमम 4 ही शो करवा सकता है, 6 नहीं। एल्यूमिनियम ऐसा 6 करवा सकता है बिकॉज इट हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ओके, तो इसलिए नहीं बनाता बोरोन। ओके, कहाँ पे हैं, अब वापिस आ जाएं। ओके, तो ये है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और साथ में अगर आपने और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो जैसे मैंने कल समझाया था वही वाला आपने यहाँ पे लगा देना है कि अपने डी ऑर्बिटल्स की अनअवेलेबिलिटी के कारण ये अपना जो अपना जो कोवलेंसी है वो 6 तक नहीं शो एक्सपेंड कर पाता। ठीक, अब हमारा लास्ट काम जो रह गया है, जैसे हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में किया था कि हर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े थे, तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन तो पढ़ना ही पड़ेंगे ना। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरोन के? वो है बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड डाइबोरेन। ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब इन तीनों की डिस्कशन करनी है हमने बारी बारी से। ओके, सबसे पहले आता है बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स आपको पता है ये एक बोरोन का यू कैन से मिनरल है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन, it is white crystalline solid of formula this. In fact it contains the tetranuclear unit of this. मतलब जैसे मैंने बताया था ना, इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा इतना सिंपल नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक,
ये वाला। और इसमें 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, देखने में 10 लगते हैं बट एक्चुअल में 8 ही हैं। तो इसलिए इन्होंने बताया हुआ कि इसमें टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होता है ये वाला। टेट्रा न्यूक्लियर का मतलब क्या है, जिसमें 4 न्यूक्लियस हों, चारों बोरोन सेंट्रल एटम का काम कर रहे हैं ना, 4 सेंटर है यहाँ पे। ओके, 5 सिंपल ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं जो बोरोन के साथ जुड़े होते हैं। 2 बोरोन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, 2 बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस करना है आपने। In fact, it contains the tetranuclear unit this and correct formula therefore is this। इसको अगर करेक्टली लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है ना, बट इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया जाता है। बोरेक्स डिसॉल्व इन वाटर टू गिव अल्कालाइन सॉल्यूशन। अगर आप बोरेक्स को वाटर में डिसॉल्व कर दो तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑर्थोबोरिक एसिड बनाता है। ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो मतलब सॉल्यूशन का ओवरऑल नेचर क्या बनेगा, अल्कालाइन नेचर का बनेगा ना सॉल्यूशन ओवरऑल। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। बोरेक्स फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल अप ऑन हीटिंग। अगर आप इसको हीट करते हो बोरेक्स को, ये वाला जो बोरेक्स है इसको आप हीट करते हो तो हीट करने पे क्या होता है, ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है, एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है। और अगर फर्दर हीट करोगे तो ये अपनी मेटाबोरेट फॉर्म में आ जाता है। जैसे बोरेक्स का फॉर्मूला ये था ना, इसमें सोडियम मेटल है तो ये सोडियम मेटाबोरेट बना लेता है और ये ग्लासी मतलब ग्लास जैसा दिखता है ये सोडियम मेटाबोरेट। ओके, और साथ में बोरिक एसिड बनता है। अब हमने इसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया, इसको इतना क्यों डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसको इतना इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस जिसमें हमने कैटायन एनालाइज करना होता है, कैटायन मतलब कि सोडियम है, कोबाल्ट है, निकल है, कौन सा कैटायन आपके सॉल्ट में, उसको बोलते हैं ना सॉल्ट एनालिसिस। मैंने बोला था ना प्रैक्टिकल में होता है सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में मेटल आयन की डिटेक्शन में ये वाला टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। ओके, होता क्या है, हम बोरेक्स पाउडर लेते हैं और उसमें अपना जो सॉल्ट जो अननोन है, जिसका मेटल हमें नहीं पता कि कौन सा है, उसको मिक्स करके उसको हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद हम देखते हैं कि जो बीड बन रहा है जो कि मेटाबोरेट के कारण बनता है, ठीक है, जो बीड बन रहा है वो किस कलर का बन रहा है हीट करने पर। ओके, क्लियर। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जैसे सोडियम का बोरेट जो होता है, हमने बोला ये ग्लासेस ग्लास जैसा दिखता है। ओके, ये ग्लासी होता है। ओके, क्लियर। और अगर मैं बात करूं कोबाल्ट के मेटाबोरेट की, कोबाल्ट का मेटाबोरेट ब्लू कलर का होता है। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के जो मेटाबोरेट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कैटायन आपके सॉल्ट में प्रेजेंट था। मेटाबोरेट्स ऑफ मेनी ट्रांजिशन मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर। ट्रांजिशन मेटल्स के लिए ये वाला टेस्ट होता है। ट्रांजिशन मेटल समझते हो ना, डी ब्लॉक metals, and therefore borax bead test can be used to identify them in the laboratory। borax bead test उनको identify करने के लिए यूज होता है। For example, when borax is heated in the Bunsen burner flame with cobalt oxide, इसमें मेटल कौन सा है, कोबाल्ट +2 आयन, on a loop of platinum wire, a blue colored cobalt metaborate bead is formed। मतलब जनरल रिएक्शन आप ये कह सकते हो, मेटल react with sodium metaborate and is going to produce metal borate। फॉर्मूला क्या होगा वो डिपेंड करता है मेटल की वैलेंसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जब मेटल की वैलेंसी 2 हुई तो उसके साथ 2 बोरेट लगेंगे, अगर 1 हुई तो एक ही बोरेट लगेगा, जैसे सोडियम के साथ एक ही बोरेट लगता है, मेटाबोरेट लगता है। ओके, और ये कलर्ड होता है। ठीक, अब देख लेते हैं कौन कौन से। अब जैसे कोबाल्ट के लिए तो ब्लू कलर का बनता है, अगर आयरन होता तो येलो रेड बनता, अगर कॉपर होता तो बीड का कलर ग्रीन बनता, निकल होता तो बीड का कलर ब्राउन बनता। ठीक है, क्लियर। बट यहाँ पे आप बोलोगे नहीं यार ये टेबल में तो बड़ी कुछ दे रखा है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, ये क्या चीज है। ठीक है, इसका ये ट्रिक होता है, देखो जो आपकी फ्लेम होती है, आपने कभी भी बर्नर की फ्लेम देखी हो तो वो ऐसे दिखती है। ठीक है, ये जो ब्लू वाला रीजन होता है ना इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग रीजन, ये फ्लेम का रिड्यूसिंग रीजन है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, ये वाले इतने रीजन को। और ये वाला जो येलो येलो रीजन अपेयर होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है,
और इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, इसलिए ये रिड्यूसिंग फ्लेम, और इस ये वाला पोर्शन जो होता है फ्लेम का वो होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो बीड का कलर है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में डिफरेंट होता है। ठीक है, हो सकता है सेम भी हो बट डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करें कॉपर के केस में, कॉपर के केस में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बीड का कलर ग्रीन होगा। ओके, और वैसे रिड्यूसिंग फ्लेम में उसका कलर क्या होगा, रेड ब्राउन। ओके, तो ये मतलब ये तो जब टेस्ट करोगे तब आपको पता लग जाएगा। बट मोटा मोटी मैंने जो बात समझानी थी आपको, क्या कि जो बोरेक्स है, बोरेक्स पाउडर के साथ आप अननोन ट्रांजिशन मेटल अगर है, उसकी प्रेजेंस में आपका जो बीड है वो अपना कलर शो करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मेटल है। जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, इनके लिए बोरेक्स बीड टेस्ट पॉजिटिव आता है। और इनके लिए कौन कौन सा कलर आता है वो आपके यही सामने लिखा हुआ। ओके, और रिड्यूसिंग फ्लेम में कौन सा कलर आता है वो भी ये लिखा हुआ। गॉट इट। तो ये बोरेक्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड किसको बोलते हैं, H3BO3। इट इज अ वाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड विद सोपी टच, sparingly soluble in water but highly soluble in hot water। hot water में ये highly soluble है। ओके, और जब इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड, सॉरी, ये बनता कैसे है, इसकी प्रेपरेशन कैसे की जाती है ऑर्थोबोरिक एसिड की। जब आप बोरेक्स को HCl सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाता है। ओके, बट इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द बोरोन कंपाउंड्स। अगर आप बोरोन कंपाउंड्स की जैसे हैलाइड्स हो गए, हाइड्राइड हो गए, उनकी हाइड्रोलिसिस करोगे मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, उसमें भी ये बोरिक एसिड, ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो बन जाता है। ओके, क्लियर। और ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मैं बात करूं उसका स्ट्रक्चर होता है ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। ओके, सिंपल फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, और देखने में आपको लग रहा है कि इसमें एक दो तीन तीन हाइड्रोजन है जो आयोनाइजेबल है, तो इट मींस जो बोरिक एसिड है वो 3 H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और साथ में ये वाला बोरेट आयन बनाता है। नहीं, गलत। ठीक, जो आपका ऑर्थोबोरिक एसिड है ये एक प्रोटोनिक एसिड है ही नहीं, मतलब ये प्रोटोन रिलीज करता ही नहीं, क्योंकि अपना इसके पास ये वाले जो प्रोटोन है वो रिलीज होते ही नहीं है। ठीक, उल्टा ये एक लुईस एसिड है। क्यों ये लुईस एसिड क्यों है, ठीक, क्योंकि ये वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लेता है और वाटर का H पॉजिटिव आयन रिलीज करवाता है ये एसिड ही है। एक तो बात याद रखने वाली कौन सी है कि ये ट्राइबेसिक एसिड नहीं है। ट्राइबेसिक एसिड उनको बोलते हैं जो 3 H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, ये सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, वो भी खुद का नहीं, वो भी तब जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर का हाइड्रोक्साइड आयन ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें से हाइड्रोनियम आयन बाहर निकाल देता है। ओके, इसलिए ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, इट इज अ लुईस एसिड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज सच आएगा आपको पेपर में, देख लेना। ओके, ये कैसे एज अ एसिड एक्ट करता है, वाटर में से हाइड्रोक्साइड आयन को लिबरेट करवाता है और उसमें से प्रोटोन बाहर निकालता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, क्योंकि आपको पता है प्रोटोन H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में रहता ही नहीं है, वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है ना। तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में प्रोटोन निकालता है और एक वाटर का हाइड्रोक्साइड आयन अपने साथ जोड़ लेता है, क्योंकि ये लुईस एसिड होता है, तो इसलिए ये हाइड्रोक्साइड आयन को फटाफट से एक्सेप्ट कर लेता है ऐसे। ये हाइड्रोक्साइड आयन का कहां से आया है, फ्रॉम वाटर। ओके, ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड अबव 370 केल्विन फॉर्म्स मेटाबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर आप हीट करोगे तो वो मेटाबोरिक एसिड बनाएगा HbO2, और अगर उसको फर्दर हीट करते रहे तो आप बोरोन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, अब आप बोलोगे सर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बुक में तो कुछ और ही दे रखा है। ठीक, जो आपका बोरिक एसिड होता है जिसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं, उसके मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये चौथा मॉलिक्यूल है, ये आपस में एसोसिएट कर गए हैं। क्यों कर गए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को ओबे कर रहा है ना, तो ऐसे ही आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में। ओके, क्लियर। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा
अभी आपसे बनेगा नहीं तो पेपर में। इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ अगले पेज पे, ये रहा। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ना, इसमें एक्चुअल में 4 यूनिट है बोरिक एसिड के, ऑर्थोबोरिक एसिड के बोल लो या बोरिक एसिड, वो जो है ये फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब बनाना कैसे है, देखो ऐसे बनाना, बोरोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक मिनट रुको जरा, ऑक्सीजन, बोरोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर आगे ऑक्सीजन, फिर बोरोन, ऐसे हो गया। उसके बाद इधर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आगे ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, फिर ये ऑक्सीजन जितने भी हैं, ऑक्सीजन किससे जुड़े हैं, बोरोन के साथ, बोरोन, ऑक्सीजन, ये भी यहाँ भी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आगे हाइड्रोजन के साथ, ये आगे, वेट, उसके बाद अब इस बोरोन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन तो पक्का होगा, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्टली तो जुड़े नहीं होंगे। सिमिलरली इसका आगे यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर वो हाइड्रोजन आगे जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, फिर वो आगे जुड़ा है बोरोन के साथ, बोरोन आगे 3 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ना, एक साइड से तो ये जुड़ गया, एक साइड से ये, एक साइड से ये, ठीक, और ये वाला ऑक्सीजन आगे यहाँ से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। बाकी इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ये है, इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ये है, ठीक, तो बस ऐसे बना दो आप, ओके। और इनमें से कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उनको अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिप्लेस कर दो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाली, ओके, ये वाली भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप बना दो लाइक दिस, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक, और ये बोरोन का भी एक OH रहता है, वो ऊपर को होगा ऐसे, ठीक, तो बन गया ना ये एक यूनिट, ओके, नहीं एक एक्स्ट्रा बन रहा है, इसमें ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डेड है ऐसे, तो ये एक यूनिट बन गया H3BO3 का, ठीक, ऐसे ही ये आपके पास ये अगला यूनिट बन गया, ये वाला, ओके, और ये वाला एक अगला यूनिट बन गया, ये देखो लाइक दिस, और आपके पास ये वाला एक अगला यूनिट बन गया, ठीक। इसके आप बना के थोड़ा प्रैक्टिस करना, बनाते टाइम आपने रूल क्या याद रखना है, बोरोन जो है वो ट्रायगनल, बोरोन के अराउंड जो 3 ऑक्सीजन जुड़ेंगे वो ट्रायगनल प्लेनर ज्योमेट्री में जुड़ेंगे, ओके। ऑक्सीजन के अराउंड जो ज्योमेट्री होगी वो बेंट होगी, आप देख रहे हो ना ऑक्सीजन के अराउंड हमेशा ज्योमेट्री बेंट बन रही है, और हाइड्रोजन के अराउंड जो शेप होगी वो लीनियर होगी, हाइड्रोजन के अराउंड जो शेप बन रही है वो लीनियर ही बन रही है ना। ये रूल याद रख के आपने इसको एक बार खुद ट्राई करना है, ये 4 ऑर्थोबोरिक एसिड के मॉलिक्यूल है, इनको एसोसिएट करवा के देखना है ऐसे, कई बार पेपर में आ जाता है, तो इसलिए इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लेना। और इसमें जो डॉटेड लाइंस हैं उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हो आप, ओके। एक लास्ट रह गया डायाबोरेन, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, तो इसको हम कल ही डिस्कस कर लेंगे, ओके, आज रहने दो, ठीक। उसके बाद अब एक क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन, वाई बोरिक एसिड कंसिडर एज अ वीक एसिड, इसको वीक एसिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपने H पॉजिटिव आयन तो रिलीज करता नहीं है, उल्टा ये वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है और उससे प्रोटॉन रिलीज करवाता है, ठीक, जिसकी वजह से इट इज अ वीक एसिड, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी कल।